नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज एक बहुत जरूरी मुद्दे के बारे में आपसे बात करनी है, जिस मुद्दे को भारत की सरकार ने और भारत के उच्च न्यायालय ने भी उसको दफन करके रख दिया था। आपको याद होगा कि 1400 व्हाट्सएप यूजर्स थे और जिनके मोबाइल फोन में, जिनके लैपटॉप्स में पेगासस डाल दिया गया था। पेगासस वो मैलवेयर है जिसकी निर्माता कंपनी है एनएसओ, और अमेरिका में भी उसके खिलाफ केस हुआ। हालांकि भारत में भी कई जर्नलिस्ट्स, पॉलिटिशियंस, एक्टिविस्ट, जजेस जिनके फोन में पेगासस डाला गया था, आज तक वो मामला आगे बढ़ा ही नहीं। बहुत बुरी तरह से उस मामले को दबा दिया गया, रफा दफा कर दिया गया कि उस पर कोई बात ही ना कर पाए, क्योंकि सबने उसको लेकर शोर मचाया था। लेकिन अमेरिका की अदालत ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें कि 1400 व्हाट्सएप यूजर्स के मोबाइल लैपटॉप को टारगेट करने के लिए इजरायली आईटी कंपनी एनएसओ ग्रुप को जिम्मेदार ठहराया गया है। एनएसओ ग्रुप पेगासस स्पाईवेयर का निर्माता है, जिसका इस्तेमाल सरकारी अधिकारियों, राजनीतिक लोगों, पत्रकारों और नागरिक समाज के अन्य लोगों की जासूसी के लिए किया जाता है। पेगासस पूरी दुनिया में इसी रूप में बदनाम है, लेकिन भारत के विपक्षी दलों का आरोप है कि इसके बावजूद भारत में उसको मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान एंट्री मिली। अब अमेरिका के का जो फैसला आया है वो क्या कह रहा है? अमेरिका का जो ये फैसला आया है, मैं आपको एग्जैक्टली बताती हूं कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने ये कहा है कि यूएस कोर्ट ने व्हाट्सएप के उस दावे पर भी फैसला सुनाया है कि एनएसओ ग्रुप ने उसकी सेवा शर्तों का उल्लंघन किया, प्रिवेसी का उल्लंघन किया, क्योंकि आपने एक प्राइवेट स्पेस में आपने एंटर किया है, जिसको लेकर भारत की सरकार टस से मस नहीं हुई थी। अमेरिकी जिला कोर्ट ने एनएसओ समूह पर मुकदमा दायर करने के 5 साल बाद यह फैसला सुनाया, और अपने फैसले में अदालत ने निष्कर्ष निकाला है कि व्हाट्सएप में एक बग का फायदा उठाकर एनएसओ समूह ने प्रिवेसी का उल्लंघन किया था। धोखाधड़ी और दुरुपयोग अधिनियम सीएफए एवं संघीय साइबर सुरक्षा कानून कंप्यूटर नेटवर्क और अन्य डिजिटल जानकारी तक अनधिकृत पहुंच को अपराध मानता है। यानी कि इसको अपराध माना है कैलिफोर्निया के इस कोर्ट ने। इसलिए कैलिफोर्निया में एक समान राज्य कानून, जिसे कैलिफोर्निया कंप्यूटर डेटा एक्सेस और धोखाधड़ी अधिनियम भी कहा जाता है। इसके अलावा यूएस कोर्ट ने व्हाट्सएप के उस दावे पर भी फैसला सुनाया है कि एनएसओ ग्रुप ने उसकी सेवा शर्तों का भी उल्लंघन किया है। अब निगरानी कंपनियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अवैध जासूसी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। व्हाट्सएप लोगों के निजी संचार की सुरक्षा के लिए काम करना कभी बंद नहीं करेगा। ये विल कैथार्ट, जो कि व्हाट्सएप चीफ सोर्स हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल के, उन्होंने इस बात को कहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अमेरिका की अदालत एक इतना बड़ा फैसला सुनाती है, और अब कॉम्पेंसेशन की जो बात है कि आपने किस तरीके से लोगों की प्रिवेसी का ब्रीच किया, उसको लेकर अब जो कॉम्पेंसेशन है वो तय किया जाएगा, आई थिंक मार्च 2025 में। मार्च 2025 में अगली सुनवाई पर ये जितना जुर्माना है वो तय होगा, किस तरीके से कॉम्पेंसेट करेंगे उन यूजर्स को। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर अमेरिका की अदालत एक इतना बड़ा फैसला सुना सकती है, तो हमारे देश का तंत्र क्या कर रहा है? क्या अब उसको सुप्रीम कोर्ट में जो एक टेक्निकल कमेटी बनाई गई थी दिखावे के लिए, क्या उस टेक्निकल कमेटी की मीटिंग्स को उजागर नहीं करना चाहिए? उन लोगों के नाम बताए जिन लोगों के फोन्स में पेगासस डाले गए थे। अगर अमेरिका की अदालत इतना बड़ा फैसला सुना सकती है, तो भारत की सरकार को अब क्या करना चाहिए? आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील और एक्टिविस्ट अरुण अग्रवाल जी हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये यूएस कोर्ट ने जो ये फैसला पेगासस और वर्सेस मेटा, यानी कि जो व्हाट्सएप, उसके खिलाफ जो सुनाया है, क्या कहेंगे? इस फैसले को आप कैसे देखते हैं भारत के संदर्भ में? नमस्कार नीलू जी। देखिए, भारत के संदर्भ में तो हम ये देखते हैं कि जो पेगासस का जो दुरुपयोग हुआ वो काफी लोगों के खिलाफ हुआ, लेकिन जिन लोगों के खिलाफ हुआ वहां पे हो सकता है उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हुई हो, जैसे कि वायर के वेणु हों या आपके परंजॉय ठाकुरता हों। लेकिन इन लोगों के पास कोई खास ऐसी चीज फोन में नहीं थी जो वो गलत कर रहे थे या जिससे जो है देश को नुकसान हो सकता था। लेकिन एक बहुत सिग्निफिकेंट जब ये रिपोर्ट हुई न्यूयॉर्क टाइम्स में भी और एक फ्रेंच के न्यूज़पेपर में, उसमें यह दिखाया गया कि जो महिला ने
रंजन गोगोई के खिलाफ एलिगेशन लगाए थे, उसके और उसके रिश्तेदारों के करीब 11 फोन जो है उसमें पिगासस के का वो स्पाईवेयर जो है उसका अंश उसमें पाए गए। इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा बड़ा है। उसका कारण ये है कि रंजन गोगोई जो कि 2018 या 19 में जनवरी के अंदर में जो कि सरकार के खिलाफ 4 जजों के साथ एक प्रेस ब्रीफिंग किए थे, वही रंजन गोगोई जो है दिसंबर 2019 में 18 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद एकदम जो है मोदी जी के समर्थक हो गए और जो है सारा काम उन्होंने ऐसा किया जो ऐसा लगा कि सरकार के साथ कर रहे हैं। अब इसकी क्रोनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है और इसका क्या लिंक है ये पिगासस से, ये भी समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक चीफ जस्टिस को अगर सरकार ने पिगासस से ट्रैप कर लिया या हनी ट्रैप कर लिया तो उसके बहुत ज्यादा दूर के जो हैं वो हानिकारी हुई हमारी डेमोक्रेसी को। वो आप देखिए कैसे होती है। हाँ, मैं ये बता रहा था कि वो 3 अक्टूबर 2018 को वो चीफ जस्टिस बनते हैं और होता क्या है कि 10 और 11 अक्टूबर को मतलब एक हफ्ते के बाद उनका जो महिला के साथ जो एलिगेशन है, जो उन्होंने एफिडेविट में कहा कि उन्होंने अपने शरीर को उसके जिस्म से लगाया और अश्लील व्यवहार किया, ये होता है अक्टूबर में। और ये पिगासस जो है ये कहते हैं कि उस महिला और उसके भाइयों के और हस्बैंड के फोन में ऑलरेडी एंटर्ड था। तो इससे ये जाहिर होता है कि सरकार को भी मालूम था कि ये महिला जो है गोगोई साहब से कहीं गलत हो या सलत उससे इन्वॉल्व है, क्योंकि उनका एक ये भी एलिगेशन था कि गोगोई साहब जो है जस्टिस गोगोई उसको रोज कहते थे कि गुड मॉर्निंग गुड नाइट ये सब जो है मैसेजेस हमको भेजो अपने व्हाट्सएप से और उसको फिर डिलीट कर देना। ये सब बातें जो है एफिडेविट वगैरह में ये कही हुई हैं कि मैसेजेस एक्सचेंज होते थे। तो अब सवाल उठता है कि अगर पेगासस को यूज किया गया और जो है ये देखिए उनका जो कांड का जो पता चला है वो 4 महीने के बाद अप्रैल में जो है पब्लिक डोमेन में उसने शिकायत की जजों से और फिर कोर्ट में वो मामला गया, ये महिला जो एम्प्लॉई थी। लेकिन दिसंबर में ही उसको डिसमिस कर दिया गया था और दिसंबर में ही उसके हस्बैंड और हस्बैंड को भाई को जो दिल्ली पुलिस में काम करते थे उनको भी सस्पेंड कर दिया गया था। मतलब 2018 में अक्टूबर में वो चीफ जस्टिस बनते हैं, अक्टूबर में ही ये कांड होता है और दिसंबर में पुलिस से इनके हस्बैंड और उनके भाई डिसमिस हो जाते हैं। ये क्या दर्शाता है कि कहीं ना कहीं सरकार को ये बात मालूम थी कि जस्टिस गोगोई जो है इस महिला के साथ इन्वॉल्व थे, नहीं तो उसके हस्बैंड और वो नहीं होते। अब एक बात और देखिए, उसी दिसंबर के अंदर में जो है 2 जज कॉलेजियम में जो है वो अपॉइंट होते हैं। उनका नाम था प्रवीण नंद्रजोग और जस्टिस राजीव मेनन। इनका अपॉइंटमेंट होता है जबकि जस्टिस लोकूर थे उसके कॉलेजियम के अंदर में। खाली ये होता है कि छुट्टी या जो भी कारण था उसको जो है ये उसके वेबसाइट पर नहीं डालते हैं। और जैसे ही जनवरी आती है और जस्टिस मदन लोकूर वहां से रिटायर कर जाते हैं और उनकी जगह पर जस्टिस अरुण मिश्रा आ जाते हैं तो ये 2 जजों का अपॉइंटमेंट वापस ले लिया जाता है और उसके जगह पे जस्टिस खन्ना और जस्टिस महेश्वरी का अपॉइंटमेंट होता है। इस अपॉइंटमेंट को लेके जस्टिस लोधा, जस्टिस कौल, बहुत लोगों ने इसको ऑब्जेक्ट किया कि ये बहुत गलत हुआ है और इसके बारे में जस्टिस मदन लोकूर ने भी लिखा। तो हमारा कहने का ये मतलब है कि ये जो स्पाईवेयर था उससे जो एक अच्छे जस्टिस थे गोगोई चीफ जस्टिस बनने के पहले, अगर आप उनका रिकॉर्ड देखेंगे
तो बहुत कैलिबर और निष्पक्ष जज थे। लेकिन ये महिला कांड में जैसे ही वो चीफ जस्टिस बनते हैं और इन्वॉल्व हो जाते हैं, ये सरकार के जो है ग्रिप में आ जाते हैं और फिर उसके बाद जो सरकार कहती है वो करते जाते हैं। तो ये स्पाईवेयर का जो नेट इफेक्ट डेमोक्रेसी में क्या क्या हुआ, आप उसके बाद देखिए। सबसे पहले तो अब मुझे ये बताइए अरुण जी, ये तो रंजन गोगोई की आपने बात की, लेकिन इसके अलावा राहुल गांधी, तमाम वो नेता, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, भीमा कोरेगांव के एक्टिविस्ट, आपको याद होगा उनके उन लोगों ने भी चेक कराया था बाहर की कंपनियों से, उनके लैपटॉप में भी मैलवेयर डाला गया था। आज भारत की सरकार को कायदे से क्या करना चाहिए? अब ये जब अमेरिका की अदालत में मेटा ये पूरा केस जीत गया है और कॉम्पेंसेशन की बात आई है कि आपने हर चीज का उल्लंघन किया, तो कायदे से भारत सरकार को क्या करना चाहिए? भारत सरकार का दायित्व क्या होना चाहिए अब? नहीं, भारत सरकार तो खुद ही इन्वॉल्व है। उसने देखिए 2017 में तक, जून तक हमारी जो पॉलिसी थी वो प्रो पैलेस्टीन पॉलिसी थी। 2017 में मोदी जी इजराइल जाते हैं और वहां पर एक डिफेंस डील होती है और उसी के साथ लोग कहते हैं कि ये कथित जो है एनएसओ वाली स्पाईवेयर की डील जो इजराइल के पास थी और जिसने जो है एक डिप्लोमेसी में यूज किया, न केवल हिंदुस्तान के लिए के लोगों को प्रलोभन दिया, सऊदी अरेबिया के वो मोहम्मद सलमान को भी ये प्रलोभन दिया, जिसके कारण वो वहां मर्डर हुआ। तो वो जो पैकेज हुआ, तो उससे जो है 2017 के बाद जब सरकार को ये वेपन मिला, लोगों को पिगासस यूज करके उनकी बातें जानने का, तो वहां से ये स्टोरी चालू होती है। तो सरकार का तो कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो खुद बताए। जब उनको एफिडेविट कहने को देने को कहा गया, जब ये कांड आया 2021 में, तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये सिक्योरिटी रीजन है, हम ये भी नहीं बताएंगे कि ये खरीदा गया कि नहीं खरीदा गया। नाउ एक बहुत स्ट्रांग चीफ जस्टिस वहां पे होना चाहिए, क्योंकि सरकार तो कभी नहीं बताएगी कि हम जो है सिटीजन के ऊपर स्पाई कर रहे थे, न केवल सिटीजन के ऊपर कर रहे थे लेकिन जजों के ऊपर भी कर रहे थे। आपको याद होगा कि अरुण मिश्रा, जस्टिस अरुण मिश्रा का जो पुराना फोन था वो भी नंबर जो है पेगासस में आया हुआ था। अब क्या ये एक कारण था कि जस्टिस अरुण मिश्रा जो है एकदम मोदी के सपोर्टर बन गए कि उसके कारण जो पुराने फोन से जो उनको जानकारी मिली? लेकिन इस केस में यह था कि ये महिला जो एम्प्लॉय थी उसका इन्फेक्ट किया गया। तो उसके इन्फेक्शन से क्या हुआ कि अब जब इनके कंट्रोल में आ गए तो राम जन्मभूमि का जजमेंट इनके फेवर में चला गया। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो है वो मामला गोगोई साहब ने कभी नहीं उठाया, और भी जो वो सीबीआई का जो आलोक वर्मा को निकालना था उसमें जो है उन्होंने पूरा सहयोग किया दूसरे को लाने में। उसके अलावा जो राफेल का जो जजमेंट था उसमें भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो ये जो स्पाईवेयर का जो है, ये सरकार तो कभी भी इसके बारे में कुछ नहीं बताएगी। अब सवाल उठता है, नहीं, आपने कहा कि भारत की सरकार जब खुद ही इन्वॉल्व है, तो अब इसके आगे का रास्ता क्या है? क्योंकि अब अमेरिका की कोर्ट में अगर ये चीज हो गया कि भाई ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है, अमेरिका की कोर्ट ने इस चीज को मान लिया और ये कहा कि भाई अब एनएसओ को कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा और जो भी उनको सजा मिलेगी वो भुगतेंगे, तो अब क्या भारत की सुप्रीम कोर्ट को कुछ करना चाहिए इस पर या नहीं करना चाहिए? भारत की सरकार तो संलिप्त है, लेकिन कोर्ट क्या करेगा? कुछ कर सकता है इस मामले में? भाई जब सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियली डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि वी आर नॉट हियर टू डू द वर्क ऑफ द ऑपोजिशन, ये तो उनकी अब डिक्लेयर्ड पॉलिसी हो गई, तो दे आर देयर टू डू द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट अगर नहीं चाहती है तो आप ये बताइए कि आज के तारीख में कौन से ऐसे सुप्रीम कोर्ट जज की हिम्मत है, या कोई ऐसी जज आपको जो, और जज का मतलब है कि चीफ जस्टिस, तो कोई ऐसा चीफ जस्टिस फाइल हो सकता है क्या अरुण जी? मतलब जैसे अमेरिका की कोर्ट में फाइल आया तो है। आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए फाइल तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन फाइल कर, देखिए उस समय भी जो राफेल वाला मामला था, फाइल हुआ, उस पर जो है रिव्यू पिटिशन डाला अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा जी और प्रशांत भूषण ने, उसका कुछ नहीं हुआ, सब में वो क्लीन चिट देते गए। आप फाइल, जैसे अभी भी जस्टिस खन्ना ने
जो मंदिर के ऊपर ये रिलीजियस प्लेस वर्शिप एक्ट के खिलाफ जो स्टे लगाया है, उसमें ये कहा है कि लोग फाइल कर सकते हैं लेकिन आप उस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो फाइलिंग तो आपका राइट है, आप प्रपोज एंड दे विल डिस्पोज। तो फाइल तो आप जरूर कर सकते हैं कि ये हुआ और ये पेंडिंग है, या जस्टिस रविंद्रन के अंडर में ये कमिटी जो बनी थी उसमें ये कुछ हो, लेकिन कुछ अगर आप उम्मीद कर सकते हैं तो एक चीफ जस्टिस ही ऐसा एक अथॉरिटी है कि इसके ऊपर कोई एक्शन ले सकता है या उसमें गवर्नमेंट को फोर्स कर सकता है। तो आपने तो देखा कि जब जस्टिस कॉल जो जजेस के अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे थे और उस पर बड़ा सख्त रवैया उठाया, तो एक दिन रिटायरमेंट के पहले जब वो मामला उनके यहाँ सुनवाई के लिए आने वाला था तो चंद्रचूड़ साहब ने तुरंत वो मामला हटा दिया। तो उस पर उन्होंने कहा कि सम थिंग्स आर बेस्ट लेफ्ट अनसेड। तो हमें ये कोई उम्मीद नहीं है कि ये जो है पिगासस का ये मामला सुनेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भी किसी को नहीं मालूम है कि अभी वो पिगासस जैसी चीज को सरकार इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि नहीं, यहाँ पे दर्शकों को ये बताना ज़रूरी है क्योंकि ये जो पेगासस वाला जो ये पूरा फैसला आया है, अब गंभीर रूप से ये फैसला एनएसओ समूह के बार-बार किए जाने वाले इस दावे को भी खारिज करता है कि वो अपने ग्राहकों यानी तमाम देश की सरकारों जिन्होंने स्पाईवेयर प्राप्त किया था, की हरकत या निर्णयों के लिए ज़िम्मेदार नहीं है और उस चीज़ को खारिज करता है। बार-बार वो लोग ये क्लेम कर रहे थे। एनएसओ कहती रही कि तमाम देशों में वहाँ की सरकारों ने पेगासस का इस्तेमाल कहाँ और कैसे किया, इसकी जिम्मेदारी उसकी जिम्मेदारी में नहीं आता। लेकिन अमेरिकी अदालत ने उसके दावे और दलील को खारिज कर दिया है। हालांकि पिछले महीने सामने आए अदालती दस्तावेजों में व्हाट्सएप ने इस दावे का खंडन किया जिसमें आरोप लगाया गया था कि इसकी तैनाती में पेगासस ग्राहकों की न्यूनतम भूमिका थी। अब सवाल ये उठता है कि बार-बार जिस चीज को पेगासस डिनाई कर रहा था, एनएसओ डिनाई कर रहा था, आज वो चीज एक तरीके से डिस्क्लोज हो गई। इसका क्या इम्पैक्ट भारत में और अलग देशों में भी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एनएसओ अपना सॉफ्टवेयर बेचना बंद कर देगा। भाई और भी बहुत सारी यूटिलिटी है अपार्ट फ्रॉम सर्वेलेंस, लेकिन इसका अब असर क्या होगा इस फैसले का? नहीं नहीं, एनएसओ जब ये एक्सपोज हो गया तो जो एनएसओ 1 था वो वाकई जो है ये एक्टिविटी से विड्रॉ कर गया। क्यों? कि उसको मालूम है कि बहुत हैवी पेनल्टी लगेगी, क्योंकि अमेरिका में जैसे अडानी ने गलत अंडरटेकिंग दी, वैसे वहां भी उन्होंने गलत अंडरटेकिंग दी कि ये केवल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है और टेररिज्म के खिलाफ ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है। और एनएसओ ही उसको, अगर आप किसी इंडिविजुअल को स्पाई करते हैं तो उसको ऑपरेशनलाइज जो है एनएसओ ही करता है। अब एनएसओ का बाप आ गया, एनएसओ 2 आ गया, एनएसओ 3 आ गया। डिफरेंट कंपनीज जो हैं, टेक्नोलॉजी तो कभी भी स्थिर नहीं रहती है, उसमें तो इनोवेशन होता रहता है। अब ये हम लोगों को नहीं मालूम है कि उसका कौन सा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वर्जन आ गया जिसको कि सरकार खरीद के जो है फिर से इस्तेमाल कर रही है। ये चीज अब केवल एक स्पेकुलेशन रहेगी जब तक कि फिर देखिए हमारी सरकार तो उसमें मिली हुई है तो वो कुछ करेंगे नहीं, हमारे प्राइवेट लोगों में इतनी शक्ति नहीं है, या हमारे कॉरपोरेट वर्ल्ड तो कभी सरकार के खिलाफ खड़े हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन वहां अमेरिका में व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे लोगों के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि अपनी क्लाइंट के प्राइवेसी को वो प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और खर्चा कर सकते हैं, जो उन्होंने किया। तो व्हाट्सएप ने ये प्रूव कर दिया इस जजमेंट से कि ये पेगासस जो है ये सिक्योरिटी और टेररिज्म के खिलाफ नहीं, ये इंडिविजुअल के खिलाफ भी यूज हो रहा था। अब इंडिया वाले तो कहते हैं कि भाई हर एक आदमी टेररिस्ट है या जो भी है, तो लोगों ने कोर्ट में भी जज ने कहा कि नहीं नहीं, वी डोंट वांट टू नो एनीथिंग इफ इट कॉम्प्रोमाइजेस द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। लेकिन व्हाट इज द सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री? तो ये एक बहुत ही कॉन्शियस जज होगा जो कि इस मामले को उठाएगा, और वो भी चीफ जस्टिस होना चाहिए कि जिससे ये पूरा खुलासा हो। हमें उम्मीद नहीं है कि आज जो हमारी जुडिशरी की स्थिति है या जिस तरह से सरकार जो है ब्लैकमेल करती है, अभी आप देखिए उसी केस में जो मैं कह रहा था, गोगोई साहब ने पहली बार, माने नरेंद्र मोदी ने गोगोई साहब से अकेले में मुलाकात की,
वो डिनर के ऊपर बहुत देर तक मुलाकात की, क्योंकि उनको एक बहाना था कि हमको चीफ जस्टिस का कोर्ट देखना है। अरे चीफ जस्टिस का कोर्ट आप वर्चुअल देख लीजिए, जब चाहिए तब देख लीजिए। लेकिन उसमें जो समय गुजरा, उसके अंदर में गोगोई साहब से जो है नरेंद्र मोदी जी ने अकेले में क्या बात की क्या नहीं की, इसकी तो प्रोसीडिंग्स मालूम नहीं है। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ, उसको यही लगता है कि भाई जो जस्टिस चंद्रचूड़ कहते थे कि मिलने का ये मतलब नहीं है कि वी आर स्ट्राइकिंग डील्स, लेकिन जो उसके बाद हुआ तो वो सारा जो है एक सस्पिशन के दायरे में आ गया। भले वो सही हो या गलत हो वो अलग बात है। तो ये है अरुण जी, एक ट्वीट है जो उसके ऑलरेडी पॉलिटिकल रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं और लोगों ने बोलना भी शुरू कर दिया इस फैसले के बारे में। अब रणदीप सुरजेवाला जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि द पेगासस स्पाईवेयर केस वर्डिक्ट प्रूव्स हाउ 300 व्हाट्सएप नंबर्स ऑफ इंडियंस वर टारगेटेड इन द इलीगल स्पाईवेयर टारगेट। अब उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार को इन चीजों पर सवाल का जवाब देना चाहिए। पहला उनका पॉइंट है, who are the 300 names targeted? Who are the 2 union ministers? Who are the 3 opposition leaders? Who is the constitutional authority? And who are the journalists? Who are the business persons? ये पहला सवाल उन्होंने किया है। दूसरा है, what information was retrieved by the BJP government and the agencies? How was it used, misused, and to what consequence? तीसरा है, will appropriate criminal cases be now lodged against the political executives, officers in the present government and company owning the NSO? अगला सवाल, will Supreme Court take note of the judgment of US court in Meta versus NSO? Will the Supreme Court proceed to make public the report of the Committee of Technical Experts on Pegasus spyware submitted to it in 2021-22? Will the Supreme Court now conduct further inquiry in view of the judgment affirming targeting of 1,400 WhatsApp numbers, including 300 from India? Will the Supreme Court now ask Meta to submit to itself the 300 names the ends of justice in Pegasus case? Shouldn't Facebook, which is now called Meta, now have responsibility to release the names of 300 Indians targeted by Pegasus, considering WhatsApp and Facebook have the biggest subscriber base in India and they have duty of care and disclosure to its clients in India? The nation wants to know. ये सवाल रणदीप सुरजेवाला ने खड़े किए हैं। अब क्या कहेंगे, क्या ये मामला कितनी मैं उनके सवाल का जवाब दे देता हूँ। नो 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 नो, द गवर्नमेंट विल डू नथिंग व्हाटएवर यू आर आस्किंग। द सुप्रीम कोर्ट विल डू नथिंग ऑन दीज क्वेश्चंस आस्क्ड। और लास्ट में फेसबुक may decide strategically to release all the names, then the Indian names will be released. But अगर उन्होंने सरकार से अपना बिजनेस डील स्ट्राइक किया तो वो भी जो है ये नाम नहीं बताएंगे। और लास्ट में कि सरकार कुछ और ड्रास्टिक कर देगी कि अटेंशन डाइवर्ट हो, जैसा वो करती आई है अडानी के केस में या शाह के केस में। जब उन्होंने अंबेडकर के खिलाफ बोला तो 2-4 ऐसी उलझुल जो है एफआईआर और ये सब भी वो करते जाएंगे। लेकिन अगर ये उम्मीद करते हैं तो आप ट्विटर पर सवाल पूछते रहिए, ये कभी जवाब देने वाले नहीं है। और ये सरकार एकदम एरोगेंट है और डेमोक्रेटिक वे में तो ये फंक्शन करना जानती ही नहीं है। राहुल गांधी के भी फोन उसमें थे, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये मेरा फोन है, मुझे मालूम है, लेकिन मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गलत काम करते ही नहीं है। लेकिन इनके फोन में अगर पिगासस लग जाए तो आप देखिए वो कितने सारी चीजें निकल जाएंगी। अभी एक तो ये भी एलिगेशन है कि जो है कि और लोगों के ऊपर जो मतलब कि फॉर अदर एक्टिविटीज आल्सो दिस वाज बीइंग मिसयूज्ड फॉर पर्सनल रीजंस। तो ये सब वो चल रहा था हथकंडा। अब उसके बारे में आप क्या करेंगे? लेकिन कोई इससे इस सरकार को जब तक इनके पास सारी चीजें कब्जे में है, देखिए सरकार को 5-6 पोस्ट अगर वो कब्जे में कर ले तो पूरी डेमोक्रेसी डिमोलिश हो जाती है। और वो आप बार बार देख रहे हैं। एक तो है स्पीकर ऑफ द हाउस, स्पीकर ऑफ द राज्यसभा, तीसरा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चौथा है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, और उसके बाद आप सीवीसी और ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं आईटी और ईडी जो ये खुद ही अपॉइंट करते हैं, अगर इनके कब्जे में है तो उसके आगे क्या हो सकता है? उसके बाद तो डेमोक्रेसी गई। आपने आज ही देखा
कल ही देखा कि जब बात हुई कि आप आरटीआई के अंदर में या हाई कोर्ट का ऑर्डर हो गया कि आप जो है सर्वेलेंस जो वीडियो होता है वो आप कैंडिडेट को देंगे, तो उन्होंने कानून बदल दिया कि हम नहीं देंगे। अब इससे आप लाख कहते रहिए कि आपने जो है वीडियो को ऑफ करके जो है ईवीएम रिप्लेस करी और इसीलिए वो 99% बैटरी चार्ज मिला, लेकिन हमने तो कानून बदल दिए। अब आप फिर वो कोर्ट को जाइए, अब वो कोर्ट में किस जज के पास जाता है? क्या वो जज सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता है? क्या वो अपना पर्सनल एम्बिशन छोड़ के जो है सरकार को अकाउंटेबल करने को तैयार है? सवाल तो आज ये उठता है हर एक केस में कि व्हाट आर यू डूइंग, क्योंकि ये बार बार देखा गया कि जहां हाई कोर्ट लोग के जजों ने जो है इंडिपेंडेंट जजमेंट दिया जो सरकार के खिलाफ गया, तो जब उनकी बारी आई एलिवेट होने की तो उनको जो है अनदेखा कर दिया गया उनके कैंडिडेट। तो सवाल ये उठता है कि आप किससे उम्मीद करेंगे? ये जो इमरजेंसी के समय में वो जो चालू हुआ था कि कंट्री बिफोर सेल्फ या करियर बिफोर द कंट्री, वो आज भी उस बात वो लागू होती है। तो हम लोग घिरे हुए हैं। अगर चीफ जस्टिस इनके उसमें हैं या कन्फ्रंट नहीं करना चाहते हैं अपने टेरियोर में या कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो ये सब मामले उजागर नहीं होंगे।